सो लास्ट क्लास में हमने स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया ले लिया था कि वो उन्हें किस तरीके से यूज़ करते हैं और वो कहाँ कहाँ पर काम आते हैं। सो आज की क्लास में हम रोलिंग फ्रिक्शन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो ये रोलिंग फ्रिक्शन क्या होता है वो देखेंगे अभी हम। सो अगर ये मेरा कोई प्लेन सरफेस है और यहाँ पर कोई बॉल जो है रोल कर रही है, इस तरीके से रोल होते हुए वो आगे की तरफ मूव कर रही है। तो बेसिकली कोई एक पॉइंट होगा इस बॉल का जो इस सरफेस के साथ कांटेक्ट में होगा हमेशा। यानी कि जब ये बॉल आगे बढ़ जाएगी तो उस केस में क्या होगा कि अगर अगर मेरा यहाँ पे कोई पॉइंट ए है इस समय पे और यहाँ पे पॉइंट बी है फर्स्ट स्टेट में, तो सेकंड स्टेट में क्या होगा कि ये पॉइंट ए तो यहाँ पे आ जाएगा और ये पॉइंट बी यहाँ पे पहुंच जाएगा अगर ये इस तरीके से रोल कर रही है। ठीक है, तो उस समय भी हमारे पास कोई एक पॉइंट होगा जो इस समय कांटेक्ट में होगा, जस्ट लाइक पॉइंट ए यहाँ पे है कांटेक्ट में, यहाँ पे पॉइंट बी है। तो अब यहाँ पे ना स्टैटिक फ्रिक्शन काम आ रहा है ना काइनेटिक फ्रिक्शन काम आ रहा है, क्योंकि काइनेटिक फ्रिक्शन के लिए कंडीशन थी कि मोर देन वन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट थे हमारे पास और तब बॉडी स्लाइड मतलब मूव कर रही थी। लेकिन इस केस में सिर्फ एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है और बॉडी रोल कर रही है। सो उस केस में रोलिंग फ्रिक्शन काम आता है, यानी कि ये ऐसा फैक्टर है कि बॉल को रोल करने से रोकेगा। अब ये आगे बढ़ रही है बॉल, तो इसको तो काइनेटिक फ्रिक्शन रोक देगा, लेकिन जब ये रोल कर रही है इसके रोल होने को ये रोलिंग फ्रिक्शन रोकता है। कुछ नई टर्म नहीं है, सेम वही बस टर्म है, सारे फॉर्मूलेज वही यूज होंगे इस रोलिंग फ्रिक्शन में भी। जैसे कि आपने देखा होगा साइकिल में बियरिंग्स लगी होती हैं, बॉल बियरिंग्स। जैसे कि अगर मैं ड्रॉ करूं तो इस तरीके से होता है कुछ। ये मेरे पास कोई दो चीजें हैं, अगर इनको स्मूथली रोटेट करना है एक दूसरे के अगेंस्ट, अगर ये यहाँ पे रोटेट कर रही है इस डायरेक्शन में और अगर ये यहाँ पे रोटेट कर रहा है, तो ऑब्वियसली इनके बीच में या तो एयर है या फिर कुछ हमें ऐसी चीज लगानी है जो जो इनके रोटेशन में हेल्प करे। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे कुछ छोटी छोटी बॉल्स लगा देते हैं। उससे क्या होता है कि ये जो फ्रिक्शन है इनका ये यूज करते हैं हम लोग इनको रोटेट करने के लिए, और इससे इनका रोटेशन आसान हो जाता है। जैसे इस डायरेक्शन में मूव करेगा तो ये इसको इस डायरेक्शन में रोटेट करेगा। ऐसे ही जब ये वाली इधर वाली डायरेक्शन में मूव होगी तो ये इधर वाली डायरेक्शन में। तो बॉल एक्चुअली रिवॉल्व करती रहती हैं और इन बॉल से जो मोशन है वो आराम से हो जाता है। इसी तरीके से अगर हमारे पास कोई एयर है बीच में, यहाँ पे अगर एयर का कुछ कुशन मेंटेन हमने करके चल रहे हैं कि एयर का कुछ प्रेशर यहाँ पे मेंटेन्ड है, तब भी यहाँ पे इन दोनों का रिवॉल्यूशन आराम से हो जाएगा। सो बस रोलिंग फ्रिक्शन यही होता है, इसको हम आगे और अच्छे से ही पढ़ेंगे। जितने भी ऑटोमोबाइल्स में ब्रेक्स यूज होते हैं वो सब रोलिंग फ्रिक्शन को ही रोकते हैं। जिस तरीके से स्टैटिक फ्रिक्शन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डेली लाइफ में, यानी कि हम जब चलते हैं तो स्टैटिक फ्रिक्शन काम आता है, तो उसी तरीके से अगर कोई भी व्हील या फिर कोई भी बॉल स्फेयर कुछ ऐसी शेप में अगर कोई ऑब्जेक्ट जिसका पॉइंट ऑब्जेक्ट कांटेक्ट में सरफेस के, वो अगर वो रोल कर रहा है तो उस केस में रोलिंग फ्रिक्शन काम में आता है। से नोट डाउन कर सकते हो या स्क्रीनशॉट ले लो। सो अब नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं हम लोग, जो कि है सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन हमने इतनी बार पढ़ा है, लेकिन आज हम उसे और अच्छे से पढ़ने वाले हैं कि लेट्स से अगर यहाँ पे कोई मेरी रोड जा रही है इस तरीके से, और यहाँ पे लेट्स से इस रोड का सेंटर हो गया ओ, हमने मान लिया, और ये कुछ लेट्स से इसका रेडियस है यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आर रेडियस हो गया इसका। तो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था सर्कुलर मोशन, जब हमने देखा था कि अगर कोई बॉडी इस तरीके से मूव करती है इसके अराउंड इस डायरेक्शन में, तो ऑब्वियसली वहां पे एक एक्सेलरेशन का फैक्टर है जो अंदर की तरफ लगता है, और उसे हमने बोला था वी स्क्वायर ओवर आर। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वी स्क्वायर ओवर आर, और इस एक्सेलरेशन को हमने सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बोला था जब कोई बॉडी सर्कुलर मोशन में मूव कर रही थी। तो लेट से अब यहाँ पे जो बॉडी है यहाँ पे कार है, अब ये क्या कार क्या कर रही है कि इधर से ये आ रही है और इस तरीके से सर्कुलर मोशन में इसे जाना है। ठीक है, कोई सर्कुलर पार्क है, उसके चारों तरफ एक गाड़ी घूम रही है। तो अगर मैं उस गाड़ी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं, लेट से हमारी कार है, इसका ही हमने फ्रंट व्यू ले लिया इस तरीके से। तो अगर ये कार रोड पर चल रही है यहाँ पे, तो एक तो इसका नॉर्मल फोर्स लग रही होगी ऊपर अगर हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाए, एक नीचे लग रहा होगा mg। ठीक है, और जब ये एक्सेलरेशन जो ये प्रोड्यूस हो रही है ये हमारी किसके कारण हो रही है, फ्रिक्शन के कारण। अब आप खुद सोचो, जब गाड़ी इधर की साइड जा रही होगी इस तरीके से, तो ऑब्वियसली कुछ इधर वाली डायरेक्शन में वो मूव करने की कोशिश करेगी, मतलब स्लिप करने की कोशिश करेगी, तो स्लिप को रोकेगा
फ्रिक्शन, क्योंकि फ्रिक्शन हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करता है, तो फ्रिक्शन की डायरेक्शन होगी इधर जिधर उसकी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है। तो हम बोल सकते हैं कि जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है इसकी, ये इसका फ्रिक्शन के कारण ही लग रही है। इस कार पर अगर हम देखें तो अगर ये इस तरीके से है तो फ्रिक्शन हो जाएगी इसकी डायरेक्शन इधर। ये बस हमने फ्रिक्शन की डायरेक्शन लिया अभी के लिए जो इन टायर्स पर लग रहा होगा। तो आज हम इसको स्टडी करने वाले हैं कि किस तरीके से यहाँ पर एक्ट करता है। लेट्स से ये रोड जो है इस समय बिल्कुल प्लेन लेवल पर है, मतलब इसमें ये रोड में कोई ढलान वलान कुछ है नहीं। तो फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो हमने देखी थी, कितनी होती है मैक्सिमम वैल्यू, म्यू एस इंटू एन। ये हो गई स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू, यही हमारी मैक्सिमम वैल्यू होती है। तो लेट से अगर मुझे वी मैक्स की वैल्यू निकालनी है, यानी मैं कितनी वेलोसिटी से मूव कर सकता हूँ ताकि एक कार जो है स्लिप ना करे या फिर इसके टायर खराब ना हो। वही तो कंडीशन होगी, अगर ये स्लिप करेगी तो ऑब्वियसली इसके टायर्स में ड्रैग आएगा और टायर्स खराब हो जाएंगे। तो इसलिए हम वी मैक्स निकाल रहे हैं ताकि इसके टायर बचे रहें, खराब ना हो या फिर ये गाड़ी स्लिप ना करे। तो उस केस में जो फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू है इसको हम इक्वेट कर देंगे जो वी वेलोसिटी आएगी उसके, यानी कि यहाँ पे जो फ्रिक्शन की वैल्यू थी वो इक्वल हो रही थी हमारी मास इनटू एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन यहाँ पे क्या है अपनी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन यानी वी स्क्वायर ओवर आर। तो ये हो जाएगा एम वी स्क्वायर अपॉन आर जो कि बराबर है फ्रिक्शन की वैल्यू के। फ्रिक्शन हमारे पास होता है म्यू एस इंटू एन, दोनों को हम बराबर पुट करते हैं। म्यू एस इंटू एन इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर ओवर आर। आर यहाँ पे कैपिटल ले लो क्योंकि हमने कैपिटल आर लिया है रेडियस, ठीक है। तो यहाँ पर अब क्या होगा, एन की वैल्यू किसके इक्वल है, एम जी के, क्योंकि ये वर्टिकल पार्ट में अगर हम बैलेंस लगाएंगे तो बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से एन इक्वल टू एम जी, इसको यहाँ पे पुट डाउन करना है। सो म्यू एस इंटू एम जी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर ओवर आर। तो यहाँ से हमारी वेलोसिटी की वैल्यू आ जाएगी। सो वेलोसिटी आएगी यहाँ से म्यू इंटू आर इंटू जी का रूट। ये यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन है। तो ये जो वी आया ये वी मैक्स है कि मैक्सिमम इतनी वेलोसिटी से हम गाड़ी को अगर ले जाएंगे तो गाड़ी वो स्लिप नहीं करेगी और टायर्स में भी वियर नहीं आएगा या फिर टायर्स खराब नहीं होंगे। ये था केस अगर गाड़ी प्लेन रोड पर चल रही है, मतलब प्लेन रोड। लेकिन अब हम नेक्स्ट केस जो पढ़ेंगे उस केस में क्या होगा कि जो रोड है वो कुछ इस तरीके से उठी हुई है, कुछ एंगल थीटा पे, और गाड़ी अब ये इस तरीके से हो गई है। इसका अगर मैं फ्रंट व्यू लूँ, ठीक है, इस तरीके से। ये भी हम नेक्स्ट केस देखेंगे, इसका फ्री बॉडी डायग्राम भी देखेंगे। तब तक के लिए इस केस का केस 1 जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लो। केस 1 में हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे हमारी बेसिकली 3 फोर्सेस लग रही हैं। एक तो कार का वेट के कारण mg लग रहा है, एक यहाँ पे नॉर्मल फोर्स लग रही है और एक फ्रिक्शन लग रहा है, क्योंकि गाड़ी जब इस डायरेक्शन में मूव करेगी तो वो कुछ इस डायरेक्शन में निकलने की कोशिश करेगी लेकिन उसे फ्रिक्शन रोक के रखेगा। तो फ्रिक्शन की डायरेक्शन बेसिकली अपोजिट हो जाएगी उस डायरेक्शन के। तो फ्रिक्शन इधर वाले डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है हमारा। हमने बस क्या किया, जो फ्रिक्शन की वैल्यू होती है म्यू एस इंटू एन, उसमें एन की वैल्यू पुट करी है। एन होता है अपने पास mg जो कि यहाँ से निकल कर आया है जब हमने वर्टिकल पार्ट को बैलेंस किया है, और वो इक्वल हो जाएगा हमारा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के कारण जो फोर्स लग रही है, यानी कि एम वी स्क्वायर ओवर आर। ठीक है, तो उन दोनों को सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमारा वी मैक्स की वैल्यू आ जाएगी। बस हमने इक्विलिब्रियम अप्लाई किया, मतलब फोर्सेस को बैलेंस किया है बस, और कुछ नहीं किया है यहाँ पे। अब हम अगर केस 2 की बात करें, सो बेसिकली केस 2 में हम क्या कर रहे हैं कि अगर ये मेरा केस 2 है, यहाँ पे केस 2 में क्या कर दिया, रोड कुछ अब उठी हुई है। तो अगर हम इस पे फ्री बॉडी डायग्राम इसका बनाते हैं तो कुछ ऐसा आएगा। इधर वाली डायरेक्शन में तो लगेगा नॉर्मल, क्योंकि जिधर डायरेक्शन में जो अपना सरफेस है उसके परपेंडिकुलर लगती है नॉर्मल फोर्स एम जी। जो गाड़ी का वेट है वो नीचे लगेगा इस तरीके से। अब अगर मैं लेट से मान लेता हूँ कि अगर ये नॉर्मल यहाँ पे लग रहा है और ये कुछ वर्टिकल है और वर्टिकल से थीटा एंगल बना रहा है, तो अगर मैं इसके 2 कंपोनेंट लूंगा वर्टिकल डायरेक्शन में और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नॉर्मल के, तो यहाँ पे आ जाएगा एन कॉस थीटा और यहाँ पे आ जाएगा एन साइन थीटा। और अगर ये गाड़ी भी इस तरीके से ही मूव कर रही है तो यहाँ पे फ्रिक्शन भी लग रहा होगा, कुछ फ्रिक्शन लग रहा होगा इस डायरेक्शन में, स्मॉल एफ की वैल्यू। अब अगर मैं इसके भी कंपोनेंट्स ले लूं एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन में फ्रिक्शन के भी, तो वो भी हमारे पास कुछ आ जाएंगे। फ्रिक्शन का इधर वाली साइड कंपोनेंट आएगा एफ साइन थीटा और इधर वाली डायरेक्शन में आएगा एफ कॉस थीटा। ठीक है, तो बेसिकली हमने क्या किया है, बस फोर्सेस को रिजॉल्व किया है, जो भी वेक्टर्स हमारे पास उनको रिजॉल्व कर लिया। अब अगर मैं इस डायग्राम को और अच्छे तरीके से बनाऊं, सो अगर ये मेरी कोई रोड है,
थीटा एंगल उठी हुई, और ये कोई लेट से मैंने गाड़ी को अभी के लिए पॉइंट साइज का मान लिया, तो यहाँ पर कुछ नॉर्मल फोर्स लग रही है जो कि है मेरी इस डायरेक्शन में n। अगर ये मैंने थीटा माना था एंगल, तो यहाँ से लग रहा है मेरा n cos थीटा, अगर ये थीटा है, क्योंकि अगर ये थीटा हो गया तो ये भी थीटा हो जाएगा, और यहाँ पे लगेगा हमारा n sin थीटा। फ्रिक्शन फोर्स हमारी इस डायरेक्शन में लग रही थी, यहाँ पे हमने उसके भी दो कंपोनेंट कर लिए, एक कंपोनेंट इधर और एक कंपोनेंट इधर, mg भी नीचे लग रहा है। सो फ्रिक्शन के अगर मैं कंपोनेंट देखूंगा, एक कंपोनेंट हो जाएगा f sin थीटा, एक कंपोनेंट हो गया हमारा f cos थीटा। ठीक है, अब हमें सिंपल बस फोर्सेस को बैलेंस करना है। तो अगर मैं वर्टिकल पार्ट को बैलेंस करता हूँ, तो वर्टिकल यानी वाई एक्सिस पे देखें कौन कौन सी फोर्स लग रही है। एक तो लग रही है एन कॉस थीटा, एक एम जी लग रही है, एक एफ साइन थीटा लग रही है, और कोई फोर्स ऊपर या नीचे डायरेक्शन में नहीं लग रही है। तो इनको बैलेंस कर देंगे, तो हो जाएगा मेरा एन कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी प्लस एफ साइन थीटा। ठीक है, एक केस एक इक्वेशन मेरी ये आ गई। अब अगर मैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्सेस को बैलेंस करूंगा, तो वो हो जाएगा मेरा, यहाँ पे दो फोर्स लग रही हैं, एफ एफ कॉस थीटा एन साइन थीटा, और एक और फोर्स है जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के कारण लग रही होगी, वो लग रही होगी एम वी स्क्वायर अपॉन आर। तो ये बैलेंस हो जाएंगी, तो ये हो जाएगा एन साइन थीटा प्लस एफ कॉस थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर ओवर आर। ये जो वी है, ये यहाँ पे हम वी मैक्स निकाल लेंगे, यानी कितनी मैक्सिमम वेलोसिटी होनी चाहिए ताकि वो गाड़ी स्लिप ना करे या फिर उसके टायर्स में वेयर ना आ जाए। ठीक है, और जैसा कि हमने पढ़ा है कि जो एफ होता है उसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो होती है हमारे पास म्यू एस इंटू एन। इसी को हम यूज करेंगे, इसको बस हमें इस वाली इक्वेशन में रखना है, ऊपर वाली दोनों इक्वेशंस में, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। सो अगर ये इक्वेशन मेरे पास ये वाली 1 है, ये 2 है, मैं इसमें एफ की वैल्यू सिंपल पुट करता हूँ, सो ये हो जाएगा मेरे पास एन कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी प्लस म्यू एस एन, एफ की जगह म्यू एस एन, और यहाँ पे आ जाएगा साइन थीटा। सो अब मैं यहाँ से क्या करता हूँ, एक साइड ले जाता हूँ इन सब चीज़ों को, तो उससे मेरी एन की वैल्यू आ जाएगी। अगर मैं एन की वैल्यू यहाँ से निकालूंगा तो वो हो जाएगा एम जी डिवाइडेड बाय कॉस थीटा माइनस म्यू एस साइन थीटा। यहाँ से मेरी एन की वैल्यू हो गई नॉर्मल की वैल्यू। मुझे इस नॉर्मल की वैल्यू उठा के सेकंड इक्वेशन में रख देनी है, तो वहाँ से मेरी मैक्सिमम वेलोसिटी की वैल्यू आ जाएगी। यानी अगर मैं रखता हूँ तो ये हो जाएगा एम जी, ऊपर साइन थीटा है, कॉमन इन ले लेते हैं यहाँ से नॉर्मल, तो माइनस म्यू एस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा माइनस म्यू एस साइन थीटा, और ये हमारा इक्वल हो जाएगा एम वी स्क्वायर ओवर आर के, इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर ओवर आर के इक्वल हो जाएगा। यहाँ पे वी वी मैक्स है, बस हम इक्वेशंस को सॉल्व कर रहे हैं, तो यहाँ से वी मैक्स की वैल्यू आ जाएगी हमारी आर आर जी, रूट के अंदर है ये सब चीज़ें, और यहाँ पे आ जाएगा ऊपर म्यू एस टेन थीटा, म्यू एस प्लस टेन थीटा, और डिवाइडेड में 1 माइनस म्यू एस टेन थीटा। तो ये मेरे पास वी मैक्स की वैल्यू आ गई। आपको ये फॉर्मूला याद नहीं रखना, बस ये तरीका याद रखना है किस तरीके से हमने निकाला है। बस फोर्सेस को बैलेंस कर दिया है एफ बी डी बना के, फ्री बॉडी डायग्राम बना के। इसको एक और बार अभी हम समझ लेंगे, लेकिन उससे पहले हम एक केस ले लेते हैं कि अगर मुझे वो केस निकालना है कि जो गाड़ी है वो हम कितनी मैक्सिमम स्पीड से चला दें, ताकि अगर फ्रिक्शन भी अगर जीरो हो जाए, लेट्स से अगर एफ एस म्यू एस की वैल्यू जीरो हो जाती है, तो उस केस में वी नॉट की वैल्यू क्या आएगी, मैक्सिमम वेलोसिटी की वैल्यू कितनी आ जाएगी। सो अगर मैं ऊपर वाले फॉर्मूले में वी मैक्स की वैल्यू जीरो पुट डाउन कर देता हूँ, वो म्यू एस की वैल्यू जीरो पुट डाउन कर देता हूँ, केस ले लेते हैं हम कि लेट म्यू एस इक्वल टू जीरो। सो उस केस में वी तो वी मैक्स रहेगा नहीं, तो वी नॉट आएगा, लेट से उसकी वैल्यू हो जाएगी मेरी रूट ओवर, यहाँ पे हो जाएगा आर जी टेन थीटा। अगर केस लिया हमने जब म्यू एस की वैल्यू जीरो है, तो इस चीज़ को नोट डाउन कर लो, फिर हम इसको एक बार समझते हैं या फिर स्क्रीनशॉट ले लो। कि इसके ऊपर अभी हम क्वेश्चंस देख लेते हैं, तो आपको और क्लियर हो जाएगा कि हम क्या कर रहे हैं और किस तरीके से हमें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। जेम्स को पूछना है कि आर और एन की वैल्यू है क्या। आर यहाँ पे मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि आर जो है हमारा रेडियस है,
ये आर रेडियस। म्यू एस जो है स्टैटिक फ्रिक्शन का कोफिशिएंट है। आपने आयुष शायद फ्रिक्शन वाली क्लासेस अटेंड नहीं करी, वहाँ पे हमने पढ़ा था कि म्यू एस क्या होता है। म्यू एस हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन का कोफिशिएंट होता है। एन जो है हमारी नॉर्मल फोर्स या फिर बोले रिएक्शन फोर्स है, जो हम पढ़ ही रहे हैं इतने दिनों से, नॉर्मल रिएक्शन। यूट्यूब पे वैसे वीडियो अपलोडेड हैं, अगर आप चाहो तो वहाँ से पुरानी क्लासेस रिवाइज कर सकते हो। ठीक है, हमने वो भी एग्जांपल पढ़ा था कि अगर यहाँ पे टेबल रखी हुई है हमारी कोई, और टेबल के ऊपर अगर कोई बुक रखी है, सो अगर ये बुक है तो इसका ऑब्वियसली वेट mg होगा। तो इसको सपोर्ट करने के लिए जो ये टेबल इस बुक पर फोर्स लगा रही होगी उसे हम बोल रहे थे नॉर्मल फोर्स। ठीक है, सो अब हम इसके ऊपर क्वेश्चन देख लेते हैं, उससे समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन हमारे पास गिवन है कि अ साइक्लिस्ट स्पीडिंग एट 18 किलोमीटर पर आवर ऑन अ लेवल रोड। लेवल रोड का मतलब है प्लेन रोड। ठीक है, स्पीड भी दे रखी है साइक्लिस्ट की। और हमसे पूछा गया है टेक्स अ शार्प सर्कुलर टर्न ऑफ रेडियस 3 मीटर। सो यहाँ पर हमें वी मैक्स की वी की वेलोसिटी गिवन है 18 किलोमीटर पर आवर, रेडियस हमें गिवन है 3 मीटर्स, और विदाउट रिड्यूसिंग द स्पीड द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द टायर्स एंड द रोड। कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन गिवन है, यानी हमें म्यू एस की वैल्यू गिवन है। म्यू एस हो जाएगा हमारे यहाँ पे 0.1। सो विल द साइक्लिस्ट स्लिप वाइल टेकिंग द टर्न, हमसे ये पूछा गया है। तो अभी हमने सिंपल एक कंडीशन पढ़ी थी कि हमारा जो v है, वी मैक्स की वैल्यू होनी चाहिए हमारी कितनी, रूट ओवर म्यू एस इंटू आर जी। ये हमने पढ़ा था कि लेवल रोड के लिए, यानी प्लेन रोड के लिए हमने ये पढ़ा था। तो बस इसमें एक बार पुट करके देखते हैं कि मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी आनी चाहिए। अगर उससे ऊपर जा रही है तो फिर ये जो है अपना साइकिलिस्ट क्या हो जाएगा, स्लिप हो जाएगा। और अगर नीचे रह गई तो क्या होगा, साइकिलिस्ट जो है स्लिप नहीं होगा। ठीक है, तो अभी हम वी मैक्स निकालते हैं इस फॉर्मूले से कितना आएगा। तो यहाँ पे अगर मैं डालूंगा म्यू एस की वैल्यू तो हो जाएगी 0.1, इंटू आर हो जाएगा अपना 3, और जी जी अपना 9.8 है। तो यहाँ से जब मैं कैलकुलेट करूंगा तो वी स्क्वायर की वैल्यू, या फिर बोलें अगर हम, तो ये हो जाएगा हमारा, एक मिनट में कैलकुलेटर से कैलकुलेट करता हूँ। यानी कि वेलोसिटी आ गई इस फॉर्मूले से हमारी वी मैक्स 1.71 मीटर पर सेकेंड। ओके जेम्स, ये जो आपने वैल्यू कैलकुलेट करी है 2.94, ये आपने वी स्क्वायर की वैल्यू कैलकुलेट कर दी। हमें इसके अंदर रूट भी लगाना है ताकि उसकी वैल्यू आ जाए हमारे पास वी की। ओके, सो ये तो मैंने एक्यूरेट बता दी वी मैक्स कि वी मैक्स हमारे पास इतनी आ रही है। और यहाँ पर अगर मैं इसे इस वाली वेलोसिटी को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करूँगा तो ये हो जाएगा, क्योंकि ये हमारा मीटर पर सेकंड में आया तो दोनों को कंपेयर करने के लिए यूनिट सेम होनी चाहिए। तो हम इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 5/18 कर देंगे ताकि ये मीटर पर सेकंड में आ जाए। तो ये वेलोसिटी आ रही है 5 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो कंडीशन तो हमारी ओबे नहीं हो रही, तो यानी साइकिलिस्ट क्या हो जाएगा, स्लिप कर जाएगा। अब आप खुद सोचो वी मैक्स हमारी इतनी है, उससे वेलोसिटी उसकी ज़्यादा वेलोसिटी में चला रहा है, तो ऑब्वियसली जब टर्न लेगा तो स्लिप कर ही जाएगा। तो यानी हमारी वेलोसिटी इसके अंदर होनी चाहिए थी, इससे कम होनी चाहिए थी, तभी वो स्लिप होने से बच जाता। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन हमें सॉल्व करने हैं। ये तो था प्लेन रोड के लिए। एक क्वेश्चन देख लेते हैं हम, जब जो रोड है हमारी वो जो है टिल्टेड है, एंगल है उसके पास कुछ। रेस ट्रैक of radius 300 मीटर is banked at an angle of 15 डिग्री। तो यानी हमारे पास एक सर्कुलर रेस ट्रैक है, उसका हमें यहाँ पे रेडियस गिवन है 300 मीटर, वो हम नोट डाउन कर लेते हैं। और हमें यहाँ पे दे रखा है बैंक्ड एट एंगल 15 डिग्री, इसका मतलब है कि हमें थीटा गिवन है 15 डिग्री के इक्वल। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द व्हील्स ऑफ रेस कार एंड द रोड इज 0.2। म्यू एस की वैल्यू हमें यहाँ पे दे दी है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो कि है हमारा 0.2। ठीक है, व्हाट इज द ऑप्टिमम स्पीड ऑफ द रेस कार टू अवॉइड वियर एंड टीयर ऑन दिट्स टायर्स। अभी हमने पढ़ा था कि अगर हमें वियर और टीयर से बचाना है तो ऑब्वियसली उसका जो फ्रिक्शन की वैल्यू है वो हो जाएगी 0। यानी कि जो अभी हमने यहाँ पे केस 2 पढ़ा था, ये वाला केस जो था कि यहाँ पे जो फ्रिक्शन की वैल्यू 0 हो रही थी, इसका मतलब यही है कि वहाँ पे नो वियर टीयर ऑन टायर्स का केस है।
यानी वो क्या हो जाएगी, ड्रैग कर जाएगी, ड्रिफ्ट बोलते हैं ना उसे, तो ड्रिफ्ट कर जाएगी टायर्स। सो सिंपल वो फॉर्मूला अभी अप्लाई करते हैं और उससे हमारे पास आंसर आ जाना चाहिए। सो फॉर्मूला अभी हमने लिखा है वी नॉट इज इक्वल टू रूट ओवर आर इंटू जी इंटू टेन थीटा। ठीक है, आर हमारे पास है, जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड ले लेते हैं, मीटर पर सेकंड स्क्वायर इस तरीके से। तो यहाँ से हमारी वी नॉट की वैल्यू आ जाएगी। सो ये हो जाएगा लगभग, ये हो जाएगा लगभग यहाँ पे रूट ओवर 300 इंटू 9.8 इंटू 10 of 15 डिग्री। तो ये अब यहाँ पे तो गिवन नहीं है कि 10-15 कितना होता है, वो सब आपको एग्जाम में गिवन रहेगा कि 10-15 कितना होता है, तो यहाँ पे तो ऑब्वियसली हमें कैलकुलेटर का यूज करना ही पड़ेगा। सो ये आ जाएगा लगभग 28.1 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये आ गया वो वाला केस, फर्स्ट वाला, कि जहाँ पे टायर्स पे कुछ भी खराबी नहीं आएगी अगर वो इतनी वेलोसिटी से मूव करेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड टू अवॉइड स्लिपिंग। अब मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड के लिए हम वहां पे म्यू की भी वैल्यू कंसिडर कर लेंगे। तो बी वाले पे बी वाले पे आ जाते हैं, केस नंबर बी। तो बी वाले में हम म्यू एस हमें गिवन है 0.2, हम वहां पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे वी मैक्स का बैंक्ड रोड के लिए, वो होता है रूट ओवर आर जी। यहाँ पे आ जाएगा म्यू एस प्लस टेन थीटा और डिवाइडेड बाय 1 - म्यू एस टेन थीटा। ये फॉर्मूला था हमारा, सॉल्व कर लेते हैं इससे। सो रेडियस हमारे पास 300 मीटर गिवन है और जी हमारा 9.8, म्यू एस की वैल्यू हमारी गिवन है 0.2 प्लस 10 of 15 डिग्री। ठीक है, डिवाइडेड में आ जाएगा हमारे पास 1 - 0.2 इंटू 10 of 15 डिग्री। सो इसे सॉल्व करते हैं जरा कैलकुलेटर से। सही हो जाएगा मीटर पर सेकेंड आंसर। तो इतनी मैक्सिमम वेलोसिटी हमने उसे दे दी, यानी इतनी वेलोसिटी तक वो स्लिप नहीं करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमें फॉर्मूले अप्लाई करने हैं और उससे आंसर्स आ जाएंगे हमारे पास। ठीक है, इसका एक बार स्क्रीनशॉट चाहो तो ले लो क्वेश्चन का भी। सिंपल फॉर्मूले अप्लाई करने हैं और आंसर्स आ जाएंगे। ये हमारा यहाँ पे अभी बेसिक मॉड्यूल खत्म हुआ है। जब हम लॉज ऑफ मोशन का एडवांस मॉड्यूल पढ़ेंगे तब हम उसमें फ्री बॉडी डायग्राम के बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस देखेंगे, रोप मंकी से रिलेटेड, कि मंकी रोप पकड़ कर ऊपर चढ़ रहा है तब किस तरीके से निकालेंगे, और अगर हमारे पास कोई ट्रक है उसके ऊपर कुछ लोड रखा हुआ है तो ट्रक को कितनी वेलोसिटी पे मूव करना चाहिए ताकि वो लोड नीचे ना गिर जाए। ये वाले इस तरीके से हम क्वेश्चंस को भी देखेंगे।